हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एचपी सेट पेपर वन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम बहुत इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे ताकि इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी है। स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने कुछ लिस्ट है जो कि प्राकृतिक आपदाएं और खतरों का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि आप यहाँ पर अर्थक्वेक देख सकते हो यानी कि भूकंप देख सकते हो। भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी हिलती है। तो वो क्या है, एक नेचुरल चीज है जिसमें हमारा इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। वोल्केनोस होते हैं, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, यूरिकेन्स और समुद्र के अंदर तूफान आता है, टॉर्नेडोज हैं, ठीक है, ब्लीजार्ड्स हैं जो ठंडे बर्फीले तूफान आते हैं, डस्ट स्टॉर्म है जो धूल से भरे हुए तूफान आते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में बहुत स्पीड में बढ़ते हैं। सूखा है, यहाँ पर ये देखो जंगलों में आग लगी हुई है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल चीजें हैं जिसपे हमारा कंट्रोल काफी हद तक नहीं है। अब यहाँ पर डिफरेंस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से नेचुरल हजार्ड कौन कौन से हैं और नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक खतरे क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। अब अर्थक्वेक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने भूकंप का एग्जाम्पल ले लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में लास्ट वीक राजस्थान में भूकंप आया था, है ना। तो लेकिन उस भूकंप से क्या हुआ, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना इंसानों को ना किसी भी जानवर पेड़ पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो अर्थक्वेक अगर आता है लेकिन उससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसको कहा जाएगा नेचुरल डिजास्टर। वहीं अगर भूकंप आता और उससे बिल्डिंग्स टूट जाती, बहुत से लोग मर जाते, जैसे रिसेंट एक काफी बड़ा भूकंप आया था, है ना। आप लोग इंडिया में नहीं बाकी के कंट्रीज में आया था, तो वहां पर आपने देखा होगा कितनी बार भूकंप आ चुके, कितने ज्यादा लोग वहां पर मर गए थे, है ना। तो ऐसे में जब किसी की लाइफ पर बात आ जाती है किसी नेचुरल हजार्ड की वजह से, तो क्या होगा, तो वो माना जाएगा नेचुरल हजार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा। क्लियर है। अब जैसे यहां पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड क्या होता है, जो बड़े बड़े पहाड़ धंस जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, इस फोटो में आपको मे बी क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, ये पहाड़ धंस चुका है, नीचे बिल्डिंग्स है। अगर सिर्फ ये पहाड़ धंस कर नीचे गिर गया तो ये क्या होगा, ये होगा आपके पास नेचुरल
डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। लेकिन वहीं अगर इस लैंडस्लाइड की वजह से नीचे जो घर हैं वो टूट जाएं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो इस मलबे के नीचे दबकर मर जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नेचुरल हजार्ड यानी कि नेचुरल प्राकृतिक खतरा। तो ये डिफरेंस मैंने दोनों के बीच में बता दिया, जो कि आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं डेफिनेशंस की ओर। डिजास्टर्स कैन लीड टू ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्डशिप which can be beyond the bearable capacity of affected society, and disaster can be sudden like earthquake हो सकता है, भूकंप भूकंप हो गया, बाढ़ आना, तूफान चलना, ठीक है, सूखा पड़ना, ये सब चीजें क्या है? डिजास्टर में आती हैं। इसमें सिर्फ इंडिया का नाम ही नहीं है, सभी कंट्रीज में, पूरे विश्व में ये कहीं पर भी हो सकता है नेचुरल डिजास्टर। अब डिजास्टर कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं जिसको मैन मेड कहा जाता है। जैसे कि हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, वाटर पॉल्यूशन क्या है? ये भी एक तो डिजास्टर ही है ना, ये भी एक आपदा ही है। अब पानी गंदा हमने कर दिया, वो पानी आगे जा रहा है, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, कोई इंसान उस पानी को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सो वाटर पॉल्यूशन है। जो युद्ध होते हैं, युद्ध भी क्या है? एक मानव निर्मित आपदा ही है। इंजीनियरिंग हजार्ड्स, जो इंजीनियर लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे भी नुकसान पहुंचता है ना। सो यहाँ पर थोड़े थोड़े से नाम आप देख सकते हो। एसिड रेन है, ओके। इसके अलावा नेचुरल हजार्ड्स आर नेचुरली अकरिंग जियोग्राफिकल फिनोमिना दैट इन देयर एक्सट्रीम फॉर्म्स थ्रेटन लाइफ और प्रॉपर्टी, ओके, जिससे जीवन या संपत्ति को खतरे में डाला जाता है। नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक खतरे होते हैं, उससे जीवन या किसी की संपत्ति को खतरा हो सकता है, लेकिन अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा। जब उस खतरे की वजह से, जब उस प्राकृतिक खतरे की वजह से किसी के जीवन को नुकसान पहुंचने लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिर प्राकृतिक खतरा, ओके। जब तक नुकसान नहीं है, जब तक नुकसान नहीं है तब तक वो है आपदा। जैसे ही नुकसान होने लग गया तो वो है प्राकृतिक खतरा। तो यहाँ पर नेचुरल हजार्ड की बात की गई है, प्राकृतिक खतरे की बात की गई है, ओके। तो ये क्या करता है? किसी के जीवन या किसी की संपत्ति को खतरे में डालता है। अब देखो, डिजास्टर होते हैं बहुत सारे, बहुत सारी आपदा आती है, तो आपदा को मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए भी कमेटीज होती है, बहुत सी एजेंसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होती हैं, जिसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट कमेटीज के नाम मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जो एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। ओके, सो सबसे पहला आ गया हमारे पास एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब क्या होता है? एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और लास्ट है एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब देखो, कोई आपदा आ गई, मान लीजिए, इसको ऐसे मानकर चलते हैं कि ये मेरी पूरी कंट्री है, ठीक है, ये आ गई मेरी कंट्री, हमारी कंट्री। इस कंट्री में क्या है? अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये है आपका हरियाणा स्टेट, ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये है महाराष्ट्र, ठीक है। रैंडम मैंने कोई भी नाम दे दिए हैं। और हर एक स्टेट के अंदर क्या आती है? छोटे छोटे से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले छोटे लेवल पर काम करता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। सिर्फ इसी लेवल पर अगर हुआ है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ही नुकसान हुआ है नेचुरली, तो वो उसको वहां पर मैनेज कर दिया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट मिल करके क्या करेंगे? एक स्टेट लेवल को कंसिडर करेंगे। एंड अगर बहुत सारी जगह पर हुआ है तो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है एनडीएमए, जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। इसके फुल फॉर्म्स याद रख लीजिए, बाकी चीजें याद रखने की ज्यादा वैसे कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब डिजास्टर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर, जल और जलवायु आपदा। दूसरा है जियोग्राफिकल डिजास्टर यानी कि भूवैज्ञानिक आपदा।
अगला है बायोलॉजिकल डिजास्टर, यानी कि जैविक आपदा जिसमें जीव जंतु वगैरह की मौत हो जाती है ऐसी वजह से। अगला है इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यानी कि परमाणु आपदा, सॉरी औद्योगिक आपदा। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि परमाणु आपदा। और जैसे हमने पढ़ा मैन मेड डिजास्टर, यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। ओके, मानव निर्मित ज्यादातर शहरों में ही होती है, गांव के एरिया में, विलेजेस में ये चीज नहीं देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्टेरियल डिजास्टर, यानी कि स्थलीय आपदा कौन सी है? साइक्लोन क्या होते हैं? चक्रवात। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था। हेल स्टॉर्म, मूसलाधार बारिश। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है। यहाँ पर स्थलीय बोला है, स्थलीय का मतलब है मिट्टी पत्थर, लैंड से रिलेटेड जो होता है, तो वो है लैंडस्लाइड। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। सो देखो, जैसे भूकंप को मापने के लिए एक डिवाइस होती है, सूखे को मापने के लिए एक डिवाइस होती है, वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि पैल्मर इंडेक्स जो है वो क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है सूखे को मापने के लिए यूज। वैसे ही अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने ये दे दिया कि भूकंप को मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वोल्केनो, जो जो स्टूडेंट मुझे अर्थक्वेक को मापने की डिवाइस का नाम बताएंगे कमेंट करके, सिर्फ उन्हीं को मैं बताऊंगी कि यूरिकेन और वोल्केनो को कैसे मापा जाता है, क्योंकि जरूर श्योर है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक कैन कॉज। सो देखो, भूकंप की वजह से इन चार में से क्या क्या हो सकता है? भूकंप की वजह से बिजली तो नहीं चमक सकती, क्योंकि बिजली चमकना क्या है? आसमानी आपदा है। बाढ़ आ सकती है, अब जैसे समुद्र के ये समुद्र है, समुद्र के किनारे भूकंप होगा तो ये पानी उछलकर बाहर आ सकता है। भूस्खलन हो सकता है, पहाड़ धस सकते हैं, और सुनामी भी आ सकती है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, नेट और सेट दोनों एग्जाम्स में यूनिट नंबर 9 जो है पीपल एंड एनवायरमेंट, और यूनिट नंबर 10 जो है हायर एजुकेशन, एंड यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये ऐसी यूनिट्स हैं जहां से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैथ एंड रीजनिंग में वो यूनिट क्लियर है तो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये 6 यूनिट्स तो बहुत स्कोरिंग है, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर लोगे तो आपके लिए काफी रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी